चलिए, क्या देख रहे थे हम लोग? विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी। चलिए, चलिए तो कल हम लोग विधानसभा और विधान परिषद देख लिए थे, है ना, कि क्या है और कैसे है। ठीक है, ठीक है ना तबीयत? अब नहीं रहेगा, यह ना दिक्कत है। हाँ, फीवर था, कंटिन्यू रहोगे? हाँ, चलो बढ़िया है, कंटिन्यू रहना अब, ठीक है ना। आइए, तो पीठासीन अधिकारी देख रहे थे, देख लिए थे ना। हाँ, अरे मैंने पढ़ लिए थे, अब देखेंगे कहाँ से, है ना, है ना। नहीं, ये तो देख ही लिए थे ना, ये तो पूरा देख लिए थे, है ना। विधानसभा विधान परिषद का जो अंतर है वो पढ़ लिए थे, है ना। देख लिए थे वो हम लोग भाव में बोल लेते हैं, है ना। देख तो सकते नहीं है ना, क्योंकि ये जो चीज़ है ये क्या है, अमूर्त चीज़ है ना। तो अमूर्त जो होती है, जो एब्स्ट्रैक्ट होता है वो दिखता नहीं है, और सब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो दिखता है। हम सब लोग क्या मूर्त हैं, तो जो मूर्त है वो दिखता है, लेकिन जो अमूर्त है वो दिखता नहीं, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है ना, उसको सिर्फ फील किया जा सकता है, समझा जा सकता है ना। जब आप तो अब वहीं लो जी, हाँ, बाहर तो पूरा गर्मी है ना। गर्मी तो थमने का नाम नहीं ले रहा है, हैं? बारिश भी नहीं हो रहा है। अच्छा, आज कितना तारीख है? 12 है ना, 13, 14, 15। देखिए, 15 तक का वेट कर लेते हैं, है ना। लेकिन अब 15 एक है कि भाई चलिए, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से कि 15 ऑफ जून को बिहार में मानसून आ जाएगा। 1 जून को एंट्री होती है इंडिया के अंदर में, लेकिन केरल में होता है, तो वो हुआ। लेकिन जब हुआ था एंट्री तब तो माहौल बना था, लेकिन वर्षा नहीं हुई, माहौल बना था। 2-3 दिन ठंडा मौसम भी हुआ, 4 दिन फिर है हुआ था। यहाँ पे भी हुआ था, यहाँ पे भी हुआ था। बारिश भले नहीं हुई, हल्की हुई, लेकिन आंधी हुई और मौसम ठंडा था, मौसम ठंडा रहा था। अब आगे देखिए 15 को क्या होता है। आता है बस ऐसे ही चला जाता है, या आता है तो अपना आने का सूचना दे के जाता है। खैर, तो ये हमने देख लिया था। इसमें हमने बात किया कर रहे थे हम लोग कि दोनों हाउस के अंदर में प्रिजाइडिंग्स होते हैं, है ना। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यहाँ भी होते हैं और यहाँ भी होते हैं। तो यहाँ होते हैं आपके सभापति और उपसभापति, है ना। इधर होते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। देखिए, विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की वही भूमिका है जो लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का है। सभापति और उपसभापति की भूमिका वही है
राज्य में जो भूमिका केंद्र में राज्यसभा में सभापति और उपसभापति की है, कुछ भी अंतर नहीं है। सेम जो काम वहां पे लोकसभा अध्यक्ष करते हैं वही काम यहां पे विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। वहां पर लोकसभा अध्यक्ष के अनुपस्थिति में उन्हीं कामों को उपाध्यक्ष करते हैं, तो यहां पर भी सभापति हैं, और सभापति जैसे राज्यसभा में सभापति अपना काम करते हैं, उनकी अनुपस्थिति में उपसभापति करते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी सिस्टम जो है सो बना हुआ है। ठीक है, कि किस तरीके से कैसे जो है सो चीजें यहां पे चल रही हैं, है ना। तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति और उपसभापति, तो ये यहां पे आप देखेंगे किस तरीके से चीजों को स्टेबल करने का काम किया जाता है। तो इसमें कुछ अंतर आपको है नहीं, अंतर अगर कुछ है तो वो बस है सभापति वाले मैटर में, कि वहां पर सभापति राज्यसभा का सभापति जो होता है उपराष्ट्रपति होता है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है, सभापति का चुनाव सदन के अंदर से किया जाता है। ठीक है, जैसा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है वैसे ही विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव, अब वैसे ही विधान परिषद में विधान परिषद के सभापति का चुनाव। ठीक है, और एक सभापति भी चुने जाते हैं। तो अगर इनके कार्यों के आधार पर आप देखिएगा तो यहां पर कार्यों में एकदम सेम ही सेम है सब कुछ। जैसे वहां पे भी आपने प्रोटेम स्पीकर पढ़े थे ना, कि एक प्रोटेम स्पीकर होता है जिसको क्या कहते हैं, सामयिक अध्यक्ष। तो प्रोटेम स्पीकर राज्यपाल नियुक्त करता है। यहां पर भी प्रोटेम स्पीकर का दो काम होता है, नए विधानसभा के सदस्य चुन के आएंगे उनको शपथ दिला देगा और विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करा देगा। उसके बाद प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। ये मैं देखिए तुलनात्मक आपको यहां पे इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपका सेंटर का पार्लियामेंट ठीक से समझा हुआ है, लोकसभा राज्यसभा, तो यहां पर कुछ नया है ही नहीं। एज वेल एज, है ना, जो जैसे वहां पे जो स्थिति है ठीक उसी प्रकार से स्थिति यहां पर है ना। तो इसलिए आपको बस केवल कंपैरेटिवली तुलना कर लेना है और बस जगह और प्लेस बदल जाएगा। ठीक है, एक चीज बस यहां पे ये ध्यान रखना है कि सभापति का चुनाव विधान परिषद के सदस्य आपस में से करते हैं। ठीक है, कर्तव्य और शक्ति की अगर मैं ये बात करूं इन लोगों की कि इनकी कर्तव्य और शक्ति क्या है, तो ये ऑलरेडी आप लिख चुके हैं, लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्य और शक्तियां, राज्यसभा के सभापति के अध्यक्ष के सभापति और उपसभापति की शक्तियां सेम चीज है, सेम चीज है। अगर मैं आपको फिर से कहूं कि धन विधेयक का निर्णय विधानसभा का अध्यक्ष करेगा, है ना, मैं कहूं कि कोरम पूरा नहीं होगा तो विधानसभा का अध्यक्ष जो है कार्यवाही को स्थगित कर देगा, तो इसमें अंतर क्या है? कोई अंतर है? अंतर बस इतना है कि वहां लोकसभा का अध्यक्ष था, यहां पे विधानसभा का अध्यक्ष था, कोई अंतर नहीं है। तो अगर आप कहे तो मैं इसको कर दूंगा, लेकिन ये प्रोसेस ऑफ रिपीटेशन होगा, है ना, प्रोसेस ऑफ रिपीटेशन, मतलब इसका कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपका पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी आपने इसको पढ़ लिया है। ठीक है, बस केवल थोड़ा सा आपको क्या करना है, वहां पे चेंज कर लेना है, बस नाम के जगह पे अपना ये कर लेना है। ठीक है, तो यहां पे ज्यादा कुछ ये है नहीं। तो यहां की जो नई चीजें हैं, जो नई बातें हैं, जहां से जो आपके लिए वहां से थोड़ा डिफरेंट है, उस पे हम लोग बात करते हैं कि वो डिफरेंट क्या है ना। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बातों को कि क्या है और किस तरीके से है? कि उधर आप लोकसभा अध्यक्ष वाला चैप्टर लिखेंगे, राज्यसभा के सभापति का, उनका जो कर्तव्य और शक्ति है एज वेल एज जैसे वहां पर है वैसे यहां पर क्या कर देना है, लगा देना है ना। कहते ना गांव भाषा में चिप देना है धर के, है ना, उन्ने को उठाना है, अन्य धर के चिप देना है, बस नाम अलग रखना है। अब इतने के शुद्ध चिटार्थी नहीं बनना है। जब स्टार्ट किए थे पॉलिटी, याद है आपको, जब संविधान पर एक आरोप लगता है बैक्स ऑफ बोरियस, उधारों का थैला, कि भारत का संविधान उधारों का थैला है, तो इस तरह का जो एलिगेशन लगता है, तो हमने आपको बताया था कि भाई हमारे संविधान निर्माता विद्यार्थी थे, चिटार्थी नहीं थे, है ना। चिटार्थी लोग चीट करता है तो पकड़ा जाता है, क्योंकि सेम सेम छाप देगा धर के, है ना, बगल वाला को देखेगा जो लिखा है ना वो सेम एकदम एज वेल एज पॉइंट टू पॉइंट उसको डाल देगा।
हाँ, नाम उम सब उतार देगा एकदम। यो नहीं देखेगा कि हम जितना नंबर का क्वेश्चन लिख रहे हैं वो मेरे पेपर में कितने नंबर में है, बगल वाला कहीं धर देगा। तो वो शुद्ध चिटार्थी होता है। अब विद्यार्थी क्या होता है कि चीट भी करता है लेकिन उसका चीट पता नहीं चलता है। वो एक आध गो पॉइंट देख लिया कहीं से तो सेम पॉइंट भी नहीं लिखेगा, बस बात समझ गया तो अपना शब्द में दूसरा पॉइंट लिख देगा। अब चेक करने वाले को मालूम नहीं चलेगा कि चीट किया है चीट जरूर, लेकिन शब्द बदल दिया, मतलब वही रखा लेकिन वो कैप्स उसके पास है, शब्दावली उसके पास है। तो शब्दावली होने का फायदा क्या होता है कि दूसरा किसी का बात सुन लिए और उसको अपने शब्द में कह दिए। अब इससे क्या फायदा होगा, किसी को पता ही नहीं चला कि आपने चीट किया है। संविधान निर्माताओं ने यही किया ना, अमेरिका से लिया, रूस से लिया, फ्रांस से लिया, सब जगह से लिया, लेकिन एज वेल एज कुछ भी नहीं लिया, उनसे अंतर रखा और उस अंतर के साथ हम उन्होंने संविधान रखा। इसलिए बैक्स ऑफ बोरियस का जो आरोप लगता है वो आरोप सार्थक सिद्ध नहीं होता है, उसको कोई सार्थक जो है सो नहीं कहता है। ठीक है, तो यहां पे इसको ध्यान रखना है। आप देखेंगे कि वहां पर हमने आपको बताया था कि जो कोई बिल है यानी कि विधेयक, वो जब एक्ट बनने के प्रोसेस में होता है, कानून बनने के प्रोसेस में होता है, तो उसका 3 फेज होता है, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज। सेम यहां भी होता है, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज। ठीक है, बिल जब पार्लियामेंट से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो वहां पे आपने पढ़ा था कि उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं। राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक जाता है साइन करने के लिए तो राष्ट्रपति हैव 3 ऑप्शन। राष्ट्रपति का 3 विकल्प होते हैं कि राष्ट्रपति या तो उसे सहमति दे दे, साइन कर देगा, देन एट द सेम टाइम बिल बिकम एन एक्ट, विधेयक उसी समय कानून बन जाएगा, या फिर राष्ट्रपति यह करे कि सरकार को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे कि भैया आप इसको विचार करिए, और एक करे कि अपने विचार के लिए सुरक्षित रख ले। तो ये 3 चीजें हैं इसके पास। लेकिन यही चीज स्टेट में जब आप देखेंगे कि बिल जब एक्ट बनने के प्रोसेस में गवर्नर के पास जाता है तो गवर्नर है 4 ऑप्शन। राष्ट्रपति के पास तो 3 ही ऑप्शन होता था, लेकिन राज्यपाल के पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि कोई विधेयक राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल उसे साइन कर दे तो विधेयक कानून बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि राज्यपाल स्वयं विचार के लिए सरकार को भेज दे, राज्य सरकार को, कि साहब इसमें हमें कुछ गड़बड़ी लग रही है, आप इसको एक बार रीचेक कीजिए फिर भेजिए। और तीसरा यह हो सकता है कि राज्यपाल अपने विचार के लिए कुछ समय के लिए रख ले। और चौथा यह हो सकता है कि राज्यपाल राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख ले। राज्य की सरकार ने कोई विधेयक पास करके भेजा तो राज्यपाल अंडर आर्टिकल 200 अनुच्छेद 200 में यह वर्णित है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को सुरक्षित रख सकता है। तो इसके पास क्या हो गया, 4 ऑप्शन हो गया। कोई विधेयक राज्यपाल के पास यदि कानून बनने के लिए जाएगा विधानमंडल से पास होके, तो वहां राज्यपाल के पास 4 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन होगा वो साइन कर दे, दूसरा ऑप्शन होगा सरकार को विचार के लिए भेज दे, तीसरा ऑप्शन होगा खुद के विचार के लिए रख ले, और चौथा ऑप्शन होगा कि वो कहेगा कि मैं ये राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखता हूं। ये एक मेजर अंतर है वहां से यहां में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि किसी विधेयक को कानून बनने के प्रोसेस में राष्ट्रपति के पास कितने ऑप्शन है, राष्ट्रपति के पास 3, अभी हम राज्यपाल के पास 4, अभी हम राष्ट्रपति बोले थे, है ना, डिवाइसवा को, हाँ तू की कर लो, तू नहीं बोला, हाँ तो गलती ना बोला था जी। गणपाचार कौन कौन सा होता है? हाँ हाँ हाँ,
सब चीज को याद नहीं करना रहता है, ये सब चीज याद करने का थोड़ी है, दिमाग में बस स्पेस देना है इसको, है ना। पहले तो दिमाग को, ब्रेन को इस तनाव से मुक्त रखना है कि हमको चीजों को याद करना है। जब दिमाग इस तनाव से मुक्त रहेगा कि हमको याद करना है, तो चीजें याद हो जाएंगी। और जब इस तनाव में रहेगा कि हमको सब कुछ याद करना है, तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग से निकल जाएंगी, है ना। तो आपको लॉजिकली देखना है। राज्यपाल क्या कर सकता है, तो राज्यपाल 4 कर सकता है, साइन कर देगा, कानून बन जाएगा। अपने विचार के लिए रख लेगा, सरकार को विचार के लिए भेज देगा, या फिर राष्ट्रपति के विचारार्थ रख लेगा, हो गया 4। इसमें याद करने का क्या है? 3 तो सेम ही है जो राष्ट्रपति का है, चौथा बस एक एक्स्ट्रा है कि राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख लेना है, ठीक है। और ये आपसे पूछा सकता है ऑब्जेक्टिव में भी, प्रिलिमिनरी के अंदर में, कि किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 200 के तहत। आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल जो है वो क्या करता है, तो किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखता है। ये ध्यान रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति के विचारार्थ, है ना। अब एक चीज यहां समझिए कि यदि कोई बिल प्रेसिडेंट के पास चला गया, राज्य का विधेयक कानून है, राज्य ने विधेयक पास किया है और राज्यपाल ने उसको सुरक्षित रखा और सुरक्षित रखे ट्रांसफर कर दिया राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने देखा कि भाई क्या है इसमें, और फिर राष्ट्रपति ने इस विधेयक को ट्रांसफर कर दिया स्टेट गवर्नमेंट को पुनर्विचार के लिए, कि भाई तुम एक बार फिर से इस पर विचार करो। यानी राष्ट्रपति परमिशन नहीं दिया, राष्ट्रपति ने क्या किया, पुनर्विचार के लिए भेज दिया, ठीक है। अब जब राष्ट्रपति फिर से इसको पुनर्विचार के लिए स्टेट के पास भेज देगा कि आप इसको पुनर्विचार कीजिए, तो क्या होगा? अब जब पुनर्विचार के लिए भेज दिया तो यहां क्या होगा, पुनर्विचार के लिए जब भेजेगा तब राज्य सरकार विचार करेगी उस पर, और विचार करके फिर राष्ट्रपति के पास भेजेगी या राज्यपाल के पास भेजेगी? राष्ट्रपति के पास भेजेगी। और क्या राष्ट्रपति फिर साइन कर देगा? केंद्र सरकार में तो करना बाध्यकारी था राष्ट्रपति के लिए। जब केंद्र सरकार को राष्ट्रपति किसी विधेयक को भेजते हैं पुनर्विचार के लिए, तो जब सरकार उनको भेजती है फिर से उसको रिफॉर्म करके भेजे या बिना रिफॉर्म के भेजे, तो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी हो जाता है कि राष्ट्रपति उस पर अपना परमिशन दें। तो राष्ट्रपति देते हैं अपना परमिशन। तो राज्य की सरकार में जब कोई विधेयक राज्यपाल ने सुरक्षित करके राष्ट्रपति को ट्रांसफर किया है, राष्ट्रपति ने उसको पुनर्विचार के लिए फिर स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया, तो अब फिर स्टेट गवर्नमेंट उसको किसको भेजेगा? राष्ट्रपति को ही भेजेगा। राज्यपाल की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी। अब जो विधेयक राष्ट्रपति के पास चला गया, अब वो राष्ट्रपति ही डील करेगा, अब उसमें गवर्नर की कोई भूमिका नहीं रहेगी। ध्यान रखेंगे, 200 के तहत रिजर्व करता है और 201 के तहत ट्रांसफर करता है, ठीक है। आर्टिकल 200 के तहत रिजर्व करेगा और 201 के तहत ट्रांसफर करता है राष्ट्रपति को। और बिल्कुल राष्ट्रपति जब राज्य की सरकार पुनर्विचार करके विधेयक को ट्रांसफर करेगी, तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। केंद्र सरकार में राष्ट्रपति बाध्य होता है, लेकिन राज्य सरकार के विधेयक के संबंध में बाध्य नहीं है, नहीं मानेगा। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे। 201 के तहत, 200 के तहत रिजर्व करेगा, 201 के तहत ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो इसमें अब क्या है कि अगर राज्य की सरकार किसी विधेयक को पुनर्विचार करके राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति इस पर साइन करने के लिए बाध्य नहीं है। क्लियर है? तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति इसको करने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। तो ये 4th ऑप्शन आपको यहां पे
इनका ध्यान रखना है राज्यपाल का, जो कि सेंटर से डिफरेंट है। क्लियर है? ओके, तो यहां पे इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है आप देखेंगे कि अब है कि राज्यपाल किस तरह के विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजेगा, इन विच टाइप्स ऑफ बिल ट्रांसफर फॉर द प्रेसिडेंट, वो कौन सा होगा जो हम उसको भेजेंगे राष्ट्रपति के पास। तो ऐसा कोई विधेयक जो नेशनल इंटरेस्ट को थ्रेट करता हो, इफ एनी बिल स्टेट गवर्नमेंट पास्ड दिस थ्रेट टू द इंटरनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट, यदि राज्य की सरकार कोई ऐसा विधेयक पास करती है जो राज्य की सुरक्षा और राष्ट्रीय हित के विरुद्ध है या राष्ट्रीय हित का उससे खतरा है, तो ऐसे विधेयक को ही राज्यपाल सुरक्षित करेगा, सबको नहीं। नहीं तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, समस्या हो जाएगी, है ना। मतलब कि राज्य की सरकारों को डिस्टर्ब करने का एक नया तरीका मिल जाएगा। तो यहां पे यह है कि या तो सिक्योरिटी का कोई मामला हो, सुरक्षा से संबंधित ऐसा कोई कानून बना जिससे सुरक्षा प्रभावित हो रही है, या ऐसा कोई कानून बना है जिससे राष्ट्रीय हित प्रभावित हो रहा है, नेशनल इंटरेस्ट इंपैक्ट हो रहा है। अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो फिर आप देखेंगे कि क्या होगा और किस तरीके से होगा। क्लियर है? तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे, सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है, राष्ट्रीय हित और सुरक्षा, ठीक है। तो इस तरह से इनको अगर थ्रेट करने वाला कोई ऐसा विधेयक या कोई ऐसा कानून अगर रहेगा तो इस तरह की स्थिति बनेगी। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो यहां पे इसको, हाँ जी, राष्ट्रपति का स्वविवेक बस दो ही मामला में है, जब राष्ट्रपति पढ़ाए थे तब भी बता दिए थे। एक, जब सरकार के पास बहुमत ना हो, और दूसरा जब प्रधानमंत्री का अचानक से डेथ हो गया हो। बाकी कोई भी काम राष्ट्रपति करेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट से सलाह करके करेगा, है ना। हमें बात, दो ही स्थिति है जब राष्ट्रपति अपना स्वविवेक लगाएंगे, एक जब गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी ना हो, और दूसरा जब प्राइम मिनिस्टर का डेथ हो गया हो। बस यही दो, बाकी हर समय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्राइम मिनिस्टर की बात सुननी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की बात सुननी है, बहुमत का शासन होता है, बहुमत जो कहता है राष्ट्रपति को वो करना होता है। राज्यसभा में क्यों जाएगा? राज्य का विधेयक राज्यसभा क्यों जाएगा? हाँ बिल्कुल, ठीक है। चलिए, तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक और नोट करके लिखेंगे, आर्टिकल 194 194 लिखेंगे कि अनुच्छेद 194 में अनुच्छेद 194 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों के विशेषाधिकार का चर्चा है। राज्य विधानमंडल के सदस्यों के विशेषाधिकार का चर्चा है। पूजा सर, वीडियो स्टॉप्ड, तो प्लीज कांटेक्ट मैनेजमेंट सर्विस। I have no any idea and I have no any information about this. How can solve this problem? है ना जी, हमारा बस एक एक दिक्कत है, एकड़ा में कोनो गड़बड़ी हो लो हम समझा देंगे, दूसरा कोनो में दिक्कत होता है। वहाँ तो मोबाइल चलाने में बड़ी दिक्कत होता है जी कभी कभी, है ना।
बहुत सारा मैटर सब अब उसमें टाइम आदमी नहीं देता है ना। अब कल वो कहा कि सर आई आपका एगो इंस्टाग्राम बना देते हैं, नहीं पगला कहा लड़े कहला बनाएगा तो मजा आता है। तो पूरा धर के कहा कि लाइए ना सब बना देते, क्या ये कर रहे हैं है ना, खाली अपना पढ़ाई लिखाई वाला कंटेंट डालिएगा। नहीं पगला कुछ ही करेगा तुम, तो हम दे दिया, लो करो क्या कर रहा है, डाउनलोड कर दिया, करे सब आईडी बना दे। हमारे मूड बदल गया, तो बोला था इतना मेहनत कैला करवाए, तो अरे तुम्हारा मन था तो तुमको परमिशन दिए हुए थे, देख रहे हैं कि तुम आधा घंटा टाइम लगा दिया, तो तुम्हारा अभी करने में इसको आधा घंटा बर्बाद हो गया। अगर हम इस पर आ गए तो पता नहीं हमारा कितना बर्बाद हो जाएगा। मूड बदल गया, ये सोच करके फिर ये मूड बनेगा है ना, तो हम तुमको कंफर्म करेंगे, फिर आना, फिर देखा जाएगा कि भाई हम लोग कर सकते नहीं कर सकते हैं है ना। क्योंकि टाइम में ना खराब होता है जी, मेन तो है समय का है ना। एगो तो ये सब फालतू व्हाट्सअप एगो ये हो गया है ना। है क्या है, इनकम जा इनकम ज़्यादा मनोरंजन, सही बात है। इनकम तो कुछ है लोग करते हैं वहाँ पर, अब बाकी लोग मनोरंजन करके अपना करियर बर्बाद करते हैं है ना। तो जो कमा रहा है उसके लिए तो बढ़िया है ना कि वो अपना कमा रहा है, लेकिन जो देख करके बर्बाद हो रहा है उसका क्या। तो मैक्सिमम बर्बाद होने वाले हैं, कमाने वाले हैं, मैक्सिमम बर्बाद होने वाले। सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो है ना, उस पर मैक्सिमम क्या है, बर्बाद होने वाले हैं है ना। और साथ साथ जिस तरह का कंटेंट उस पर परोसा जाता है ना, आज जिस तरीके से सब आदमी सब उस पर अपना लगता है, क्या है, सोसाइटी को नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जाता है ना। अब तो यूट्यूब पे भी आप देखते हैं कि इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं। कोई मॉनिटरिंग एजेंसी आपके पास है नहीं, सरकार के पास कोई ऐसी मॉनिटरिंग एजेंसी नहीं है कि सरकार इन चीज़ों को कंट्रोल करे, एक दिशा निर्देश, एक गाइडलाइन जारी करे और गाइडलाइन को मतलब ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट करा पाए। तो नहीं करा पाने के चक्कर में जो है सो, और लोग सब धड़ल्ले से यूज करता है ना, धड़ल्ले से यूज करता है, एकदम सोचता है कि इसी में आधुनिकता है। आधुनिकता ना तो फेसबुक पे है, ना इंस्टाग्राम में है, ना यूट्यूब के अंदर में है, ना व्हाट्सएप के अंदर में है, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई आधुनिकता नहीं है। वहां पर फुहड़ता है ना, वहां पे फुहड़ता है, एक्सपोजर है, ये सारी चीजें हैं, लोग कर रहे हैं, लेकिन जो काम की चीजें हैं वो तो नहीं है ना। हाँ, अगर हम लोग नाचने गाने बजाने वाला आदमी रहते तो ठीक था हम लोग के लिए, वो है कि नहीं। नाचने उचने गाने बजाने वाला सब ठीक है, नाचते रहिए, डालते रहिए वीडियो, गाते रहिए, डालते रहिए, है कि नहीं। पढ़ाई लिखाई में भी आप देखिए कि पढ़ाई लिखाई का जो कंटेंट वायरल होता है सोशल मीडिया पर, फनी कंटेंट वायरल होता है। फनी कंटेंट, किसी ने कुछ गलत बोल दिया, किसी ने कुछ गलत एक्ट कर दिया, किसी ने कुछ गलत वर्ड यूज कर दिया। पढ़ाई लिखाई के भी कंटेंट वायरल होते हैं, लेकिन वो फनी कंटेंट वायरल होते हैं। उस कंटेंट से, जो वायरल कंटेंट होता है, उस कंटेंट से आप कोई आंसर लिख लीजिएगा, नहीं लिखिएगा तो कोई मतलब का है। आप पूरा क्लास किसी का देखने चल जाइए, अगर बढ़िया आदमी है उसका क्लास, तो आपको क्लास बोरिंग लगने लगेगा फिर कि कहाँ आगे पढ़ने, हम तो यहाँ मनोरंजन के लिए आए थे सोशल साइट पे, यहाँ तो पढ़ाने लगा, दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। तो कम से कम तो जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनको तो इससे थोड़ा, कोरोना वाली 2 गज दूरी है जरूरी, है ना, ये वाला डिस्टेंस थोड़ा कम से कम तब तक जब तक कि कुछ ठीक ठाक सार्थक जो आपने निश्चित किया है वो आप प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक कम से कम। जीवन भर नहीं करिए तो कोई बात नहीं, लेकिन तब तक जब तक कि आप उचित लक्ष्य तक न पहुंच जाए। फिर पहुंच जाइए, फिर वैसे ही वायरल हो जाइएगा, कोई दूसरा ही कर देगा आपको, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर आप पूरा अपना साथ स्टूडियो लेके घूमिए, है ना, 2-4 आदमी रखिए, रोजगार भी तो जनरेट होगा ना उससे। 1-2 रखिए कैमरा, जैसे कि आजकल देखिए, आजकल ऑफिसर्स का बड़ा ट्रेंड हो गया है, वो लोग भी अपना रील्स बनवाते हैं, कहीं जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, किसी छोटा अधिकारी को डांट रहे हैं, किसी से बात हो रहा है, पीछे उनका कैमरा वाला खड़ा है, वीडियो बना रहा है ना, कि देखिए हमारा कलेक्टर साहब क्या कर रहे हैं, हमारे एसपी साहब क्या कर रहे हैं। हो रहा है ना, ये सब कर रहे हैं लोग, तो ठीक है, लेकिन वो एक पोजीशन पे पहुंच गए तो अपना कर रहे हैं, उससे उनका टाइम किल नहीं हो रहा है, अलग से अर्निंग भी हो रहा है ना, तो वो ठीक है।
अब फ्री में तो इंडिया में लोग बैठे ही हैं देखने के लिए, क्योंकि काम ही नहीं है ना अपने पास। काम रहे तब ना आदमी उस पर न जाए। तो इस सब चीज से तो एक तो दूर रहने का सबसे बढ़िया उपाय है कि अपने आप को इतना काम में बिजी रखिए, अपने सामने इतना काम परोस दीजिए कि सबसे आपको ये ना हो। हम लोग का आज तक कभी याद नहीं है कि 1.5 GB वाला एक ये होता है वो खत्म हुआ हो कभी, लेकिन दो चार को ऐसा मिलता है, कहता है कि जानते हैं मैंने हमारा पास तो 3 GB 4 GB है तब वो कम पड़ जाता है दिन भर में। अब सोचिए कि महोदय क्या करते होंगे जिनको एक दिन में 3 GB या 4 GB नेट डेटा जो है सो खत्म हो रहा है, वो कौन सा काम कर रहे होंगे इंटरनेट के ऊपर में, है ना। तो उससे क्या होता है, एंड ऑफ द टाइम जो है सो समय की समस्या और दिक्कतें जो है वो होती होंगी। खैर, तो इससे बचा लिए तो समझिए कि बहुत बड़ा बीमारी से बचा लिए खुद को। अगर फंसा दिए तो दिक्कत हो जाएगा। है क्या ना भाई, ना बने लो, फिर मूड बदल गया, है ना। है ना। विधानमंडलीय विशेषाधिकार। अब विधानमंडलीय विशेषाधिकार का क्या मतलब है? विधानमंडलीय विशेषाधिकार आप देखेंगे तो विधानमंडलीय विशेषाधिकार का मतलब है कि विधानमंडल के अंदर में जो विधान परिषद और विधानसभा है, तो एमएलए अथवा एमएलसी, है ना, इनके द्वारा यदि यहां पर किसी प्रकार का कोई आचरण किया जाता है, कोई चीजें की जाती हैं, तो जैसे वहां 105 में आपने पढ़ा था, है ना, तो यहां पर कोई ऐसा आचरण अगर किया जाता है तो आप देखेंगे कि उस पर न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं होगी। जो पीठासीन प्रिजाइडिंग होगा यहां पर, और यहां पर वही पीठासीन प्रिजाइडिंग जो है सो यहां पर अपना एक्शन करेगा, उसको जो एक्शन करना होगा, दूसरा कोई यहां पर एक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो उन्हीं का यहां पे एक्शन होगा, दूसरा कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि यहां पे इनका विशेषाधिकार है। एक नोट करके और लिखेंगे, आर्टिकल 191, नोट ही करके लिखेंगे, आर्टिकल 191, आर्टिकल 191, 191 विधानमंडल के सदस्यों का अयोग्यता का निर्धारण। विधानमंडल के सदस्यों का अयोग्यता का निर्धारण। ठीक है, विधानमंडलीय सदस्यों के अयोग्यता का निर्धारण। अयोग्यता का निर्धारण देखेंगे आप कि कौन बताएगा कि जब आप संसद पढ़े थे तो वहां पर अयोग्यता का निर्धारण किस आर्टिकल में था? 103। और अयोग्यता के और जो निर्धारण किए गए थे वो किस किस आर्टिकल में किए गए हैं? 102 में क्या था? एक 102 मुख्य तौर पे आप देखेंगे तो जो अयोग्यता का प्रश्न वहां पे जो है वो 102 के अंदर में था। ठीक है, हालांकि 103 में भी इसकी चर्चा है ना, लेकिन 102 जो है इसमें स्पष्ट तौर पे बताया गया है कि किन किन कारणों से आपका जो है वो सदस्यता जा सकता है ना। तो जैसे 102 के तहत संसद सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण किया गया है, वैसे आर्टिकल 191 में 191 के अंदर में विधानमंडलीय सदस्यों के अयोग्यता का निर्धारण किया गया है कि उनकी अयोग्यता जो है वो किस प्रकार से होगी और किस तरीके से होगी। ठीक है, तो उसमें भी आपको जो वहां पे बातचीत किया गया था, जितने हमने सारे प्रावधान पे चर्चा किए थे कि किस किस आधार पर जो है वो संसद सदस्य की सदस्यता जा सकती है, तो जितने सारे आधार आपने वहां पढ़े हैं वो सारे आधार इक्वली यहां पर भी इंफोर्स होता है, इक्वली यहां पर भी लागू होता है ना, जितने सारे आपने वहां पढ़े।
क्लियर है? तो इसको यहाँ पे ध्यान रखेंगे। दल बदल भी इसके अंतर्गत ही आएगा, एंटी डिफेक्शन की जो हम लोग ने बात वहां पे की थी, है ना। तो दल बदल कौन सा संविधान संशोधन था? हाँ, 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। तो वो इसी के अंतर्गत भी यही है कि दल बदल अगर कोई करता है तो उसकी सत्ता जा सकती है। तो अयोग्यता का प्रश्न का निर्धारण यहां पर भी इसी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे तो यहां पर 191 और 194 ये आप ध्यान रखेंगे, और आर्टिकल 200, ठीक है, क्योंकि ये प्रिलिमिनरी में भी पूछे जाते रहे हैं पीछे, और साथ में आप मुख्य परीक्षा के प्रश्न लिखेंगे तो ये सब आर्टिकल की आवश्यकता आपको पड़ेगी अपने बातों को स्पष्ट करने के लिए। विधेयक से संबंधित कोई बात करेंगे या विधानमंडल के सदस्यों के विशेषाधिकार से कोई बात करेंगे, उनके अयोग्यता पर कोई प्रश्न बनेगा, तो इन सभी चीजों का चर्चा आपको वहां पे करना पड़ेगा। इसके बाद आगे लिखेंगे आर्टिकल 202, नॉट ओनली 202, आर्टिकल 202 बजट, ठीक है, राज्य सरकार का बजट, है ना, बजट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, राज्य सरकार का बजट 202, ठीक है। अब देखिए, तो बजट भी पूरा आपने वहां पे पढ़ा है, सारी पूरा बजट का हिस्ट्री भी मैंने आपको बताया था कि पहली बार फ्रांस के अंदर में राजा कौन था, वित्त मंत्री कौन था, इंडिया में कब, है ना, किसके द्वारा, तो ये सारी चीजें किस तरह से फिर विभाजन हुआ और किस तरह से रेल बजट आम बजट अलग हुआ, ठीक है। तो यहां पर तो खेल राज्य सरकार में रेल का कोई मतलब ही नहीं है, राज्य की सरकार में रेल बजट नहीं होता है, क्योंकि रेल सेंट्रल का डिपार्टमेंट है ना, केंद्र सरकार में होता है, केवल वो केंद्र के नियंत्रण में है। तो रेल बजट तो यहाँ आता ही नहीं है, यहाँ केवल आम बजट आता है, राज्य सरकार में केवल आम बजट आता है, यहाँ पर रेल बजट की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि रेलवे यहाँ का डिपार्टमेंट ही नहीं है, सेंटर का डिपार्टमेंट है, सेंटर के कंट्रोल में है, तो इसलिए वो सेंटर ही देखता है, राज्य सरकार का उससे कोई खास मतलब नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर केवल आम बजट आता है ना। तो ये आर्टिकल 202 के अंतर्गत, तो जैसे वहां पे आपने आर्टिकल 112 में पढ़ा था कि राष्ट्रपति संसद में बजट रखवाएगा, वैसे आर्टिकल 202 में लिखा जाता है कि राज्यपाल विधानमंडल में बजट रखवाएगा। यहां जो बजट रखवाएगा वो राज्यपाल रखवाएगा, वहां राष्ट्रपति रखवाता है, लेकिन बजट को पेश करता है फाइनेंस मिनिस्टर, है ना, वित्त मंत्री जो होता है वो बजट को पेश करता है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बजट को प्रपोज किया जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर जो है सो बजट को पेश करते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि वित्त मंत्री के द्वारा बजट को पेश किया जाता है और राज्यपाल ही बजट जो है सो पेश करवाता है। यहां पर भी बजट के वो दो टाइप्स तो होंगे ही, अंतरिम बजट और वार्षिक बजट, जब हमने वहां पे आपको बताया था। अब जैसे बिहार में अगले साल चुनाव है, तो अगला साल बजट तो आएगा बिहार में, तो जब बजट आएगा तो आप देखेंगे कि जो फरवरी में जो नेक्स्ट ईयर बिहार में बजट आएगा वो अंतरिम बजट आएगा, नोटिस करिएगा, है ना। जैसे इस बार अभी लोकसभा का था तो फरवरी में एंट्री में आया था, अभी देखिए अब सरकार बन गई है, डिपार्टमेंट भी क्लियर हो गया है, अब जैसे ही सेशन आएगा तो सेशन में पहला काम होगा बजट आएगा, है ना। तो इस साल लोकसभा का चुनाव था, तो जिस वर्ष चुनाव होता है उस वर्ष 2 बार बजट आता है, मैंने पढ़ाया था आपको संसद में, तो आप देखेंगे प्रैक्टिकली अभी होगा कि एक तो फरवरी में आया था, अब एक फिर आएगा, क्योंकि चुनावी वर्ष है, सरकार आ गई है, जो सरकार गई थी वही सरकार वापस हुई है, थोड़े संख्या कम हुए हैं लेकिन सरकार वही वापस हो गई है, तो अब ये फिर से अपना नया बजट जो है सो लेकर के आएंगे। तो ऐसे ही आप बिहार में देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर विधानसभा का चुनाव है, तो फरवरी में जो बजट आएगा वो फाइनल बजट नहीं आएगा, एंट्रीम बजट आएगा, अब फिर चुनाव होगा और चुनाव के बाद फिर जिसकी सरकार आएगी वो फिर फाइनल बजट लेके आएगा। तो चुनावी वर्ष में केंद्र हो अथवा राज्य हो, दोनों जगह 2 बजट आता है ना, एक चुनाव से पहले और एक चुनाव का बाद। तो चुनाव से पहले जो आता है वो अंतरिम बजट और चुनाव के बाद जो आता है वो वार्षिक बजट, है ना। तो यहां पर पहले आएगा अंतरिम, है ना, पहले आएगा एंट्रीम बजट और फिर आ जाएगा वार्षिक बजट, वार्षिक बजट चुनाव के बाद।
तो चुनाव तो सामान्य तौर पे 5 साल में एक ही बार होगा ना। जैसे बिहार में 20 में हुआ था, लोकसभा का तो 19 में हुआ था, तो 5 साल पे फिर हुआ। तो सामान्य तौर पे अंतरिम बजट जो आएगा वो कब आएगा? चुनावी वर्ष में आएगा, यानी कि लगभग 5 साल के बाद, मतलब 5 साल का अंतर रहेगा, तो उसी 5 साल पे आएगा। और बजट का सेम जो है वही चीज है कि भाई ये अंडर वन फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष के अंदर में आय और व्यय का जो ब्यौरा होता है वो यहां पर आपको कहलाता है कि ये क्या है? बजट है। तो सब चीज क्या है? सेम ही है ना, बस आर्टिकल बदल रहा है, ठीक है, और परिस्थितियां बदल रही हैं। बाकी मैटर जो है वो सेम है ना। मैटर में बहुत ज्यादा अंतर आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां इसको ध्यान रखना है। आगे आप देखेंगे किसमें जो एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 213, है ना, आर्टिकल 213, 213। तो 213 जो है वो है ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द गवर्नर, ठीक है। जैसे वहां 123 में आपने पढ़ा था, है ना, राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति, तो वैसे यहां पर राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति है ना। राज्यपाल का अध्यादेश शक्ति, ठीक है, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द गवर्नर। तो गवर्नर का ऑर्डिनेंस पावर ये भी सेम है ना। अध्यादेश की पूरी प्रक्रिया कब आता है, कैसे आता है, उसकी क्षमता क्या है, कितने दिनों तक रहती है, संसद से कितने दिन के अंदर पास कराना पड़ता है, ये पूरी प्रक्रिया कौन बता सकता है? बताइए। बिल्कुल गुड, यही स्थिति है ना। तो जैसे वहां पे संसद में है वैसे यहां पे होता है कि राज्यपाल अपने अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग कब करेगा? जब विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो, है ना। अध्यादेश कब जारी करेगा? जब विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो, है ना, ठीक है। जब सत्र नहीं चल रहा होगा, जब सेशन विधानमंडल का नहीं चल रहा होगा, तो राज्यपाल जो है वो क्या करेगा? अध्यादेश जारी करेगा। तब राज्यपाल क्या करेगा? अध्यादेश जारी करेगा। कैसे? अपने मर्जी से नहीं जारी करेगा, मुख्यमंत्री के सिफारिश पर। वहां प्राइम मिनिस्टर कहता है कि सर अध्यादेश ला दीजिए, तो यहां पर मुख्यमंत्री फिर सिफारिश करेगा कि हम चाहते हैं कि आप अध्यादेश ला दीजिए, हमें जरूरी है कानून बनाना। तो विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो और मुख्यमंत्री इस बात की सिफारिश करे, तो उसके बाद जो है अध्यादेश लाया जाएगा। और ध्यान रहे कि अध्यादेश केवल साधारण विधेयक पर ही लाया जा सकता है ना। ये केवल साधारण विधेयक जैसा होता है, ऑर्डिनरी बिल, वैसा ही होना चाहिए अध्यादेश। ये नहीं कि आप अध्यादेश के माध्यम से संविधान संशोधन कर देंगे, ये नहीं होगा, है ना। तो जैसे कि साधारण ऑर्डिनरी बिल सब होता है, वैसा ही कोई बिल हो, वैसा ही कोई कानून हो, तो आप उसको अध्यादेश से आराम से यहां से पास करा लेंगे, कहीं कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो यहां ध्यान रखेंगे कि सीएम के सिफारिश पर, है ना, मुख्यमंत्री अपना क्या करेंगे? रिकमेंडेशन करेंगे, और मुख्यमंत्री के रिकमेंडेशन पर यहां पर ये होगा, ठीक है।
अब जब राज्यपाल रिलीज कर देंगे तो एक अध्यादेश का, ऑर्डिनेंस का जो एज होता है वो होता है 6 मंथ्स, यानी कि एक्सपायरी डेट इसका होता है 6 महीना। ठीक है, कि 6 महीना इसका एक्सपायरी डेट है, 6 महीने बाद स्वतः खत्म हो जाएगा। लेकिन यहां एक स्कोप है कि यदि इसको विधानमंडल ने पास कर दिया तो ये हमेशा भी रह सकता है ना, हमेशा के लिए एक कानून रह सकता है। तो उसके लिए क्या है, तो इसके लिए आप देखेंगे यहां पर कि 6 सप्ताह के अंदर, है ना, 6 सप्ताह में क्या करना है, इसको स्टेट लेजिस्लेचर से पास करा लेना है। ये 6 सप्ताह, ये 6 वीक्स काउंट कब से होगा, तो जिस दिन से विधानमंडल का सत्र शुरू होगा। विधानमंडल का सत्र जिस दिन से शुरू होगा उस दिन से 6 सप्ताह काउंट किया जाएगा, और उस 6 सप्ताह के अंदर में यदि विधानमंडल ने इसको पास कर दिया तब ये परमानेंट कानून बन जाएगा। फिर ये 6 महीने के बाद खत्म नहीं होगा। लेकिन 6 महीना खत्म हो गया और विधानमंडल ने इसको पास भी नहीं किया तो ऐसी स्थिति में ये स्वतः समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो एक ऑर्डिनेंस का जो कार्यकाल है वो 6 महीने का होता है, लेकिन यदि इसको पास कर दिया हाउस ने, है ना, तो इससे क्या होगा कि ये परमानेंट भी रह सकता है। अध्यादेश का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट तो बहुत अच्छा है कि सत्र तो रोज चलता नहीं है, लेकिन अचानक से कोई विषय पर कानून बनाना अनिवार्य हो जाए तो क्या उपाय है, तो ये उपाय है, ऐसे में हो जाएगा। लेकिन बहुत बार सरकारें इसका मिसयूज कर देती हैं, दुरुपयोग कर देती हैं। दुरुपयोग क्या करती हैं, तो उनको लगता है कि हमको एक कानून बनाना है और कानून डिस्प्यूटेड है, विवाद हो सकता है उस कानून पर, तो क्या करेंगे, जब संसद चल रहा होगा, चाहे जो विधानमंडल चल रहा है, तब उसको लाएंगे ही नहीं, इंतजार करेंगे कब खत्म होता है। जैसे खत्म होगा तो खत्म होने के 3-4 दिन बाद जाके राज्यपाल से मिलेंगे, मुख्यमंत्री साहब, या वहां केंद्र में राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मिलेंगे, या कहेंगे देखिए एक मैटर गड़बड़ा गया हम लोग का, हम सोचे थे कि पास करा लेंगे इसी में, लेकिन अब देखिए ना, तो संसद का सत्र तो खत्म हो गया, हमको ही करना है काम, तो एक काम करिए आप अध्यादेश ला दीजिए, ऑर्डिनेंस लाइए तो जल्दी से। अब मुख्यमंत्री को पता है कि हम लाएंगे तो सदन में तो पास होगा नहीं, तो अध्यादेश से ला देते हैं। वो अध्यादेश पास करने का जरूरत नहीं पड़ता है, तुरंत राज्यपाल ऑर्डर निकालेंगे, कानून हो गया। तो अब कम से कम 6 महीने तक तो कम होगा ना, 6 महीने के बाद ना खत्म होगा। और अध्यादेश जो है वो जब तक चल रहा है तब तक वो कानून के इक्विवेलेंट ही है, तब तक उसका पूरा प्रभाव रहेगा। तो इसमें तो सरकार अपना मर्जी का काम कर ही लेगी। तो इसलिए कोई भी सरकार जब अध्यादेश का प्रयोग करती है तो उसको आलोचना झेलना पड़ता है, अगर उसका उद्देश्य ठीक नहीं है तो। कि लोकतंत्र में सरकार अध्यादेश से नहीं बल्कि जनमत से चलना चाहिए। जनमत मतलब कि जनता ने जिनको चुना है, तो सभी जनता ने सांसदों को चुना है लोकसभा में, राज्य में विधानसभा में विधायकों को जनता चुनती है। तो कोई भी कानून आपको लाना है तो आप उसको जनता के सामने रखिए, जनमत उसको अगर मानता है तब आप उसको लेके आइए। आपको डर है, आपको पता है कि जनता सुनेगी नहीं, इसीलिए आप बैकडोर से कानून बनाने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें यहां पे की जाती हैं। इसलिए बहुत बार इसकी आलोचना होती है जब कोई सरकार इसका मिसयूज करने का काम करती है। तो इसको यूज करना चाहिए, और यूज करना है कि आपको बहुत कोई अनिवार्य काम है जो जनता के हित में है और अचानक से आपको करना है, तो ये तभी कीजिए जब जनता का हित हो। ऐसा नहीं कि कोई विवादित चीज है, अब विवादित चीज को आपने राज्यपाल के माध्यम से ला करके जनता पर थोप दिया। राज्य में विधानमंडल एक विधि निर्मात्री संस्था है, केंद्र में संसद विधि निर्मात्री संस्था है, लॉ फॉर्मेशन एजेंसी है वो, तो उसको उसका काम करने देना चाहिए, है ना। अगर कानून संसद से नहीं बनेगा, विधानमंडल से नहीं बनेगा, राज्यपाल के आदेश के द्वारा आएगा या राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा आएगा, तो ये एक प्रकार से कानून नहीं हुआ, एक प्रकार से ऑर्डर हुआ, आदेश हुआ। और आदेश से यदि सरकार चलेगी तो इससे कहीं ना कहीं किसकी अवहेलना होगी, लोकतंत्र की अवहेलना होगी। तो इसलिए इस तरह के रास्ते को अख्तियार नहीं करना चाहिए।
इसको अपनाना चाहिए तभी जब एकदम इमरजेंसी सिचुएशन है, आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो दूसरा कोई विकल्प नहीं तभी आप इस रास्ते जाएं, अन्यथा इस रास्ते ना जाएं। क्लियर है? तो इस प्रकार से यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है सो आपके ये आर्टिकल्स हैं और ये बातें हैं। बाकी सेम बातें जो हैं लगभग लगभग आपकी सेंटर की जो बातें वो आपको स्टेट में जो है सो एग्जीक्यूट होता है ना। कोई खास अंतर या डिफरेंसेस जो है सो यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो हाँ जी, नहीं होता है। अगर होता तो मैं बता दिया रहता है ना, नहीं होता है। और नहीं होने का रीजन है क्योंकि यहां पर विधानमंडल का उतना वैल्यू नहीं है विधान परिषद का कि विधान परिषद विधानसभा के द्वारा पास किसी विधेयक को रोक सके। अगर साधारण विधेयक को भी, ध्यान रखिए इसको नोट कर लीजिएगा कहीं, साधारण विधेयक को भी यदि अल्टीमेटली 4 महीने तक विधान परिषद ने रोक दिया तो मान लिया कि वो अपने आप पास हो गया, उसमें उसका परमिशन लेने का जरूरत नहीं है। है? हाँ, पहले 3 मंथ का रहता है, फिर 1 महीना वही अल्टीमेटम होता है, तो 4 महीना पूरा हो गया, 4 महीना मैक्सिमम, है ना, 4 महीना मैक्सिमम हो गया, है ना। ठीक है, हाँ क्यों नहीं होगा? अब कैसे बताएं, बताओ तो। हाँ, छोगराज में तो बुला सकता है, तो काहे ला बुलाएगा बताओ, जब उसका कोई काम में नहीं है। जब विधान परिषद लाइन लिखी ना कि जब विधान परिषद किसी कानून को 4 महीना तक रिजर्व कर लिया, नहीं पास करने दिया, तो अपने पास हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता है कि वो डिस्टर्ब कर दिया, उसके बिना काम नहीं हो पाए, तब ना है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाइए। आज जब उसके न होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो, तो जब होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ा तो क्या नीड है, इसलिए नहीं रखा यहां पर। इसलिए तो 6 ही राज्य के पास ही है ना, उनके यहां भी मैंडेटरी नहीं है, इसलिए राज्य के लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है ना। कि भाई एक तो जिनके यहां है उनके यहां भी विधान परिषद कुछ नहीं कर सकता है, आज जिनके यहां नहीं है उनके यहां तो उनका काम चल ही रहा है। और क्यों नहीं होता है विधान परिषद, ये आपको पहले ही बता चुके हैं कि कौन लोग क्यों नहीं रखता है। जब आर्टिकल 169 पढ़ाए थे विधान परिषद का स्थापना और अंत, तो वहीं पे बताए थे कि ये राज्यों की इच्छा पर निर्भर करता है, क्योंकि अगर वो विधान परिषद बना देंगे तो उनको अलग से बहुत तरह का आवश्यकता पड़ जाएगा चीज सबका, है ना। ठीक है, बहुत तरह का उनको ये हो जाता है, ठीक है, तो दिक्कत हो जाता है। तो यहां पे इसको ध्यान रखना है, ठीक है, कि यहां जो है वो क्या क्या स्थिति है। तो यहां आप देखेंगे कि विधान परिषद अगर रहता है किसी राज्य में तो उसका आर्थिक जो बोझ है वो बढ़ जाता है, इकोनॉमिकली बर्डन हो जाता है उसको, है ना। अलग से लोगों को रखना, उनको सैलरी देना, है ना, उनको फिर पेंशन देना, तो तमाम आ जाता है। आर्थिक जो इकोनॉमिकल एक्सपेंसेस है वो बढ़ जाते हैं राज्य सरकार का, तो सरकार इसको नहीं रखना चाहती है, तो बहुत सारे राज्य नहीं रखते हैं, लेकिन हम लोग रखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग बिहार जो है वो भले इकोनॉमिकली पुअर है लेकिन पॉलिटिकली इम्पावर है ना। हम आर्थिक रूप से कमजोर हैं लेकिन राजनीतिक रूप से मजबूत हैं। तो राजनीतिक मजबूती है और राजनीतिक जो सक्रियता है वो बहुत इनिशियली बिहार में रहा है, तो इसलिए हमने विधान परिषद को अपने यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, कि भाई विधानसभा से कोई पास हुआ तो विधान परिषद में जाकर के वो रीचेक हो जाएगा कम से कम, तो संभावना रहेगा कि अच्छा से अच्छा कानून पास हो। लेकिन अल्टीमेटली एंड ऑफ द टाइम ये फिक्स है कि अगर विधान परिषद किसी विधेयक को 4 महीने तक, फर्स्ट टाइम में 3 महीना
और लास्ट 1 महीने का अल्टीमेटम होता है कि अब पास कर दो। अगर पास कर दिया तो ठीक है, नहीं पास किया, 4 महीना निकल गया, तो ऐसी स्थिति में मान लिया जाएगा कि वो पास हो गया। तो जब ऐसा सीन है कि कोई हो ही नहीं सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो क्यों कंबाइंड सेशन बुलाया जाए, है ना। तो इसलिए कंबाइंड सेशन का प्रावधान राज्य में नहीं है, केवल केंद्र में है। ठीक है, संयुक्त सत्र राज्यों में नहीं बुलाया जाता है, केवल केंद्र में बुलाया जाता है। ठीक है, तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि विधान परिषद का वैसा कोई खास संयुक्त मतलब स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो इसको यहां पे आप ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो ये तो आपका ये लास्ट ही आर्टिकल था, है ना। 213 214 से तो आपको शुरू हो जाता है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट्स। ठीक है, तो राज्य सरकार में इस तरह की स्थितियां। अभी बताइए कि अगर आप लोगों के मन में किसी को इस सब चीज से अलग राज्य सरकार से संबंधित कोई प्रश्न चल रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, है ना। ऐसा कुछ लग रहा हो आपको कि भाई ये क्या होता है, कैसे होता है, जो लग रहा हो कि मैंने अभी तक नहीं बताया है, तो आप पूछ सकते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा ही नहीं, सब लोग जो केंद्र वाला सिस्टम है वही यहाँ पर रिपीट होता है। ठीक है, तो इफ एनी क्वेश्चन गोइंग, हाँ क्या क्या है, हाँ हाँ, किसका अलग फीचर होगा? तो कल आपको वो सारा चीज क्या क्या बताया गया, जब विधान परिषद में सब निर्वाचन कैसे होता है सारा जो अंतर है वो तो बताया गया ना आपको। हाँ, तो आर्टिकलवा सब इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। इतना आर्टिकल पढ़ा दिया ना, इतना याद कर लोगे ना तो जीवन भर काम चल जाएगा, जीवन भर, आजीवन, है ना। लेकिन दिक्कत है कि इतना याद नहीं होता है, हम तो बहुत ज्यादा आर्टिकल बता दिए, है ना। ठीक है, तो जितना बता दिए एक से लेकर के तो अभी तक लगातार बताइए रहे थे, है ना। क्योंकि इसना इधर से आपका मैटर काम हो जाएगा। हाँ, उधर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन है, से वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, है ना। ये सब का आर्टिकल पूछ लेगा। अभी अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, ओबीसी आयोग, है ना, जो ये अलग से एडिशनल, ये सब का आर्टिकल जो है सो कभी कभी आपको पूछ लेता है। इधर से आर्टिकल आपको, मैं हमेशा कहता हूं कि आपको एकदम जुबा पे जो आर्टिकल याद रहना चाहिए वो 1 से लेकर के आपको 78 79 तक याद रहना चाहिए, कम से कम एकदम जुबा पर, 1 से लेकर के 79 80 तक। ठीक है, इतना कम से कम एकदम जुबा पे याद होना चाहिए, क्योंकि इसका काम आपको लगातार पड़ेगा। जिसमें फंडामेंटल राइट तो एकदम इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी एकदम इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति एकदम इंपॉर्टेंट है। तो 1 से लेकर के आपको 78 80 तक के आर्टिकल जो है एकदम कंटिन्यूअसली आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बाकी आर्टिकल्स जैसे कि संसद में भी है, तो आप जो है वो आर्टिकल 105, आर्टिकल 108, आर्टिकल 110, आर्टिकल 117, आर्टिकल 112, आर्टिकल 113, 114, ये सब आर्टिकल आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, मैंने कोई क्वेश्चन बोला कि अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन तो वो पूछिए, ये सब बात नहीं। क्वेश्चन कोई आ रहा है, कुछ राइज हो रहा है क्वेश्चन मन में? इसके लिए आना था पहिल का क्लास में, है ना जी, जहां से राज्यपाल हमने शुरू किया था, निकल गया राज्यपाल इस बीच, है ना। वहां पे मैंने बताया था सरोजनी नायडू का प्रकरण, कि सरोजनी नायडू ने क्या कहा। वहां मैंने बताया था राजमन्नार आयोग, कि राजमन्नार आयोग ने क्या सिफारिश की थी और क्यों राजमन्नार आयोग ने राज्यपाल के पद को समाप्त कर देने की सिफारिश की थी, है ना। और फिर सरकारी आयोग हमने बताया था कि सरकारी आयोग ने कही कि भाई जिस राज्य में आप राज्यपाल नियुक्त कर रहे हो उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श कर लो ताकि विवाद ना हो कम से कम, है ना। वहां पे मैंने बताया था कि राज्यपाल को पपेट क्यों कहा जाता है, क्यों कठपुतली कहा जाता है ना। तो ये सारी चीजें वहां पे बताई थी। ठीक है, तो बेसिकली थोड़ा बहुत बस इतना ये समझ लीजिए कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच विवाद इसलिए हो जाता है क्योंकि राज्यपाल का राज्य में 2 भूमिका होता है। एक होता है कि वो राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है और एक होता है कि केंद्र सरकार का राज्य में प्रतिनिधि होता है। तो विवाद तब होता है जब राज्यपाल संवैधानिक मुखिया का रोल कम निभाता है और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि का भूमिका ज्यादा निभाने लगता है।
केंद्र सरकार के कहे अनुसार जब राज्यपाल राज्य की सरकारों को डिस्टर्ब करने लगता है तो ऐसे ही पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री में विवाद शुरू हो जाता है। तो ये राज्यपाल के लिए है कि राज्यपाल अपनी संवैधानिक स्थिति को समझे और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के हिसाब से काम करे, ना कि केंद्र सरकार के कहने पर। लेकिन ऐसा होता क्यों है ये भी हमने बताया था। होता ये है इसलिए है क्योंकि नियुक्ति की प्रक्रिया ही ऐसी बनाई गई है कि प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं राज्यपाल। तो राज्यपाल जो आदमी है उसको पता है कि हम तभी तक हैं जब तक प्रधानमंत्री चाह रहा है, केंद्र सरकार चाह रही है। तो उसको भी पता है कि अगर हम केंद्र सरकार के अलग जाकर के कोई काम करेंगे तो सीधे वहां से फैक्स आ जाएगा हमारे ऑफिस में कि आज से आपको इस राज्य के राज्यपाल के पद से बर्खास्त किया जाता है, नए राज्यपाल कल अपना पद जो है सो संभाल लेंगे, आप घर खाली कर दीजिए, राज्यपाल की नौकरी चली जाएगी तुरंत। तो ये प्रोसेस ही ऐसा है कि डिपेंडेबल प्रोसेस है ना। आपका एक्सप्लॉयटेशन कब हो जाएगा? जब आप कोई विकल्प ना छोड़े कहीं पर, है ना। जब विकल्प होता है तो एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस क्या होता है? कम रहता है ना। जब आपके पास बहुत सारे विकल्प हो, है ना, तो जब बहुत सारा विकल्प रहेगा तो आप एक्सप्लॉइट नहीं हो पाएगा। क्यों? लेकिन राज्यपाल के पास बहुत सारा विकल्प है क्या? राज्यपाल साहब को पता है कि हमको केंद्र की बात सुननी पड़ेगी, अगर मैं नहीं सुनूंगा आज ही केंद्र की सरकार हमें हटा देगी। तो बहुत बार ऐसा होता है कि सेंटर अपने चीजों को एग्जीक्यूट करने का प्रयास स्टेट में करता है और वो ठीक तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है तो दिक्कत होती है और सीएम और राज्यपाल के बीच संबंध खराब हो जाते हैं। लेकिन वही अगर कोई राज्यपाल अपने हिसाब से काम करे या सेंटर उसको डिस्टर्ब ना करे, सेंटर कुछ इस तरह से ना करे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, कभी कभी सारा गलती केवल केंद्र का नहीं होता है, कभी कभी राज्य की सरकारों की भी गलती होती है, क्योंकि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया है। आपके सही और गलत पे आपको डांटेगा, आपको बोलेगा, तो हर बोलने पर हर बात पे आप ये नहीं कर सकते कि वो आपके मैटर में इंटरफेयर कर रहा है ना। राज्यपाल है ही इसलिए ताकि वो मॉनिटरिंग करे। अब आपके माता पिता आपको डांटे कि भाई ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, तो इसके दो निहितार्थ हो सकते हैं। एक तो आप ये मान ले कि माता पिता आपके शुभचिंतक हैं, आपसे कोई गलती ना हो जाए इसलिए आपको डांटते हैं। दूसरा आप ये मान लें कि माता पिता आपके स्वतंत्रता के भक्षक हैं, आपका स्वतंत्रता छीनना चाहते हैं। तो जिसका दिमाग खराब है वो यही मान लेता है कि माता पिता तो हमारी स्वतंत्रता छीनना चाहते हैं, भाई बंधु हमारे लोग हमारी स्वतंत्रता छीनना चाहते हैं, इसलिए हमको डांट या फटकार लगा रहे हैं। जिसका दिमाग ठीक है, संतुलित है, वो समझता है कि ये डांट और फटकार जो है वो हमें बेहतर बनाने के लिए है, ये हमें खराब करने के लिए नहीं है। तो ये तो समझदारी की बात है ना। तो राज्यपाल अपना कर्तव्य का निर्वहन करेगा, राज्य सरकार का भी दायित्व बनता है कि राज्य सरकार ऐसा कोई काम ना करे जिससे कि अनावश्यक राज्यपाल को हस्तक्षेप करना पड़े। तो दोनों संवैधानिक नियमों के हिसाब से काम करेंगे तो विवाद होने की संभावनाएं कम रहेंगी। ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आप सीधे जब बैठेंगे तो दिखा लीजिएगा वहां पर, ठीक है ना। इस जो क्वेश्चन है आपका, जो क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ना पड़ रहा है आपको, या मैं बैठूंगा वहां पे भी क्लास के बाद, वहां पे पूछ लीजिएगा आप सीधे। तो वही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, ये क्या विकल्प है, सही है गलत? हाँ, तो क्लास के बाद उसको दिखा लीजिएगा, समझ लीजिए क्या है नहीं है। ठीक है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन अगर है किसी टॉपिक का, और बिल्कुल आज जिसका जितना प्रॉब्लम होगा वो सब हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। जिसका जितना प्रॉब्लम हो, जो भी कोई क्वेश्चन का कोई दिक्कत हो, पूछ लीजिएगा, ठीक है। अभी नहीं, मैंने ये वाला अभी पूछ लीजिए, बाकी बाद में पूछिएगा। हाँ 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 नहीं, महाधिवक्ता के साथ भी तो वही बात है। महाधिवक्ता को कहाँ बहुत ज्यादा पावर दे दिया। महाधिवक्ता भी तो राज्यपाल के ही प्रसाद पर्यंत काम करे। मुख्यमंत्री कह देगा कि सर हटा दीजिए, हटा देंगे तुरंत, है ना। अब देखिए, राज्यपाल को इस तरह से इसलिए रखा गया है क्योंकि हमारे यहाँ, आप स्टार्टिंग में पढ़िए, इस सब चीज के लिए आपको बहुत लॉजिकली अपने ब्रेन में क्लियर होना, तो आप थॉट्स ठीक दे पाएंगे। आपको स्टार्टिंग में ही पॉलिटी स्टार्ट किया तभी हमने कहा कि हम यूनियन में रहते हैं, वी आर पार्ट ऑफ द यूनियन सिस्टम।
तो यूनियन में सेंटर मजबूत है, तो सेंटर मजबूत है तो राज्य पर सेंटर कंट्रोल कैसे करेगा? राज्यपाल के माध्यम से। इसलिए राज्यपाल को डिपेंडेबल बना दिया सेंटर पर। अगर राज्यपाल, मान के चलिए आप कि राज्यपाल इंडिपेंडेंट रहता, तो फिर क्या सेंटर का स्टेट पे कंट्रोल हो पाता? फिर तो आपकी संघीय व्यवस्था ही गड़बड़ हो जाती है ना। तो हम लोग एक एकात्मक व्यवस्था में चल रहे हैं ना, मतलब बिल्कुल सेंटर से कंट्रोल करते हैं कि एक आदमी तो होना चाहिए ना, एक आदमी होना चाहिए जो राज्यों पर नियंत्रण रखे और केंद्र की बात सुने। नहीं तो ऐसे में क्या होता है, राज्य सरकार बहुत आगे निकल जाएंगे ना अपनी महत्वाकांक्षाओं के होड़ में, क्योंकि अब अभी आप देखते हैं राज्य से केंद्र का विवाद चलते रहता है, तो राज्य सरकारें जो है वो डिस्प्यूटेड हो जाता है, निकल जाते हैं बाहर, है ना। तो इसलिए यहां पे इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आइए, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं ना जी? याद नहीं आ रहा है? चलिए, हाँ कल खोज के लाइएगा, क्लास के बाद आज ही। कल से हो सकता है कि मैं क्लास में भी ना दिखूं, है ना। कल से मैं नहीं आऊंगा, लगभग ये मैंने निश्चित कर लिया है। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई आज जो है वो जितना सवाल पूछना है वो पूछ लीजिए, है ना। हाँ अब देखिए, है तो शॉर्ट, लेकिन लॉन्ग में भी तब्दील हो सकता है, ज्यादा चांसेस हैं कि ये मैं लॉन्ग में इसको तब्दील कर दूं, है ना। तो हाँ? क्या हाँ? क्या छुट्टी ही समझ लीजिए, है ना। हाँ विवाह हुआ, पगला। तुमको ये शादी उदी कितना टेंशन क्या रहता है जी, मजा आता है।
सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर वो आपके करने का कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं है। आपको लगना चाहिए कि हाँ मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, और वो अगर आपको लग रहा है फिर आप करते जाइए। जहां लगे कि नहीं अब मैं ये ठीक नहीं हो पा रहा है, दिक्कत हो रही है ना, मत कीजिए। क्योंकि सेल्फ सेटिस्फेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। बाकी कुछ है ही नहीं दुनिया के अंदर में। करोड़ों कमाने वाले भी असंतुष्ट होकर पड़े हुए हैं, करोड़ों अरबों की संपत्ति वाले लोग फंदे पे झूल जाते हैं। क्यों? सेल्फ सेटिस्फेक्शन का अभाव है। और खेत में काम करता हुआ किसान मजबूरी में जी रहा होगा, भले पैसे कम होंगे उसके पास, लेकिन वो अपने शर्तों पे जी रहा है, बेहतरीन है, ठीक ठाक जी रहा है ना। हो सकता है कि रात में उसको खाने का नहीं हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल, लेकिन फिर भी जब वो अपने ग्रुप्स में बैठेगा, अपने लोगों के साथ बैठेगा, तो सेटिस्फाइड होकर बात करेगा, क्योंकि उसको पता है कि वो दिन में जाकर के खेत में अच्छा काम करके आया है। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अपने हिसाब से। और ये चीज जो है वो अपने आप में बहुत ये होती है, फेवरेबल होती हैं। लेकिन देखिए, मैं आप लोगों से जरूर कहूंगा, मैंने पहले भी कहा था कि आप अपनी तैयारी और अपने गोल को लेकर के खुद पे रिलायबल रहें, खुद पे बिलीव करें, अपने आप पे विश्वास करें, और आप एक सही तरीके से अपने आप को चलाएं, गाइड करें, क्योंकि एंड ऑफ द टाइम वही आपको रिजल्ट देगा। मैं बराबर आपको कहता हूं कि आप रिवीजन करो, डांटता भी हूं जब आप कोई सवाल नहीं पूछ बताते हैं, जवाब नहीं देते हैं, तो मैं बहुत समटाइम्स आई एम वेरी रूड, है ना, मैं बहुत रूड बिहेव करता हूं आप लोगों के साथ। समटाइम्स आपको भी बुरा लगता होगा, मुझे खुद भी लगता है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि समटाइम्स रूडनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुम्हार बर्तन बनाते वक्त अगर इस बात का ख्याल रखने लगे कि बर्तन को चोट ना लगे, तो बर्तन एकदम खराब बन के निकलेगा। लेकिन कुम्हार जब बर्तन बना रहा होता है तो जोरदार थपकियां लगाता है अपने बर्तनों पर, क्योंकि उसको पता होता है कि मैं अभी जितनी थपकियां दूंगा, इस थपकी के बाद ये जाने वाला है आग में, और जब आग से तप करके निकलेगा तब मैं इस पे थपकी लगा नहीं पाऊंगा, क्योंकि तब मैं लगाऊंगा तो ये टूट जाएगा। अभी लगाने का टाइम है, अभी लगाऊंगा तो इसका आकार बेहतर होगा, ये खूबसूरत हो जाएगा, ये बेहतरीन हो जाएगा अपने अंदर में, और बेहतरीन होकर के जब मार्केट में जाएगा फिर इसका वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा। कुछ कुछ बर्तन आप देखते हैं, आप खुद ही दिवाली के टाइम पे परचेजिंग करने जाते होंगे, तो जब आप मिट्टी के बर्तन खिलौने खरीदते हैं तो कुछ को आप साइड कर देते हैं। वो साइड होने वाले बर्तन वही हैं जिन्होंने ठीक से कुम्हार की थपकियां नहीं खाई, और उसमें से चुन करके आप अपने बैग में डाल लेते कि ये मेरे को दे दो, ये देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, और ये वही बर्तन है जिसने कुम्हार की थपकियां खाई। तो कुछ तो होते हैं कि थपकियां बर्दाश्त कर लेते हैं, तो जो बर्दाश्त करते उनका आकार बेहतरीन हो जाता है, और जो थपकियां बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं उनका आकार भी खराब हो जाता है, और मार्केट वैल्यू भी उनका कम हो जाता है। मैं कुछ चीजें अपनी लाइफ के अंदर में लेके चलता हूं कि किसी को के साथ जैसा सिचुएशन है उसके साथ वैसा बिहेव करें, और ये आपको भी अपने लाइफ के अंदर में ये बनाना चाहिए कि किसी को, एक तो कोई काम किसी को खुश करने के लिए करे ही नहीं, वो ही काम करे जो सही हो, और सही काम कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ को बुरा लगता है, लगने दीजिए, क्या दिक्कत है? बुरा लगने से क्या हो जाएगा, लगने दीजिए उनको बुरा, लेकिन आप तो सही कर रहे हैं ना। लेकिन अभी समय से बड़ा खराब चल रहा है, आदमी कॉम्प्रोमाइज क्यों कर लेता है कि 2-4-10 को आपको दिख जाएगा चाटुकार सब। चाटुकारवा क्या होता है? आपसे आपके मुंह पे बहुत अच्छा बात करेगा, आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें करेगा, आपको खुश रखने की कोशिश करेगा, है ना। ऐसे लोग आपको मिलेंगे, लाखों ऐसे मिलेंगे जो आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे आपके फेस के ऊपर में। लेकिन ऐसे में आप बारीक से पहचानिए कि कौन जेन्युइनली आपके बारे में अच्छा सोच रहा है, और कौन जेन्युइनली केवल यहां पे अच्छा बोल रहा है, पीछे आपके बारे में अच्छा नहीं बोल रहा है, या आपका हित ऐसी नहीं है, वो अपना हित देख रहा है। हो सकता है आपसे कुछ लाभ हो तो आपके बारे में बहुत सारा बात,
लेकिन हाँ, 2-4-10 लोग वास्तव में आपके शुभचिंतक होते हैं, जो सही में आपके साथ अच्छा करना चाहते हैं, आपका अच्छा चाहते हैं। वो 2-4 ही 10 लोग होते हैं आपके लाइफ में, कहीं कहीं कोई को मिल जाता है। उनको बड़ा सजो करके, बड़ा संभाल करके रखना पड़ता है, और बाकी लोगों से सतर्क रहना पड़ता है कि आप सतर्क रहें और अपने हिसाब से चीजों को करें, राइट तरीके से करें, सही तरीके से करें, और खुद को डेवलप करने का हमेशा प्रयास करें कि हम अपने आप को और कितना अच्छा, बेहतर, कितना और बढ़िया बना सकते हैं। क्योंकि आप खुद को जितना अच्छा, जितना बेहतर बनाइएगा, वही चीज आपके साथ रहेगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि माता शारदा का जो आशीर्वाद होता है वो सिर्फ आपका होता है, और उसमें कोई बंटवारा नहीं होता है जी। आपके पिता के संपत्ति जो आपको मिलेगी, उसमें आपका भाई आके बंटवारा कर लेगा, कोई भी कर सकता है ना कि भाई इसमें मेरा भी हुआ। लेकिन आपने उसी पिता के संपत्ति पर जो ज्ञान अर्जित किया है, वो ज्ञान कोई बंटवारा आपसे कर ही नहीं सकता है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए अपने आप को ऐसा बनाना है कि शिक्षा अपने अंदर में इतना ज्यादा कूट कूट के, पोड़ पोड़ भर लेना है कि आपको अपनी स्थिति जो है वो हमेशा मजबूत लगे कि ये तो हमारा धरोहर है, ये मेरा सबसे बड़ा चीज है, और इसी पे मुझे अभिमान है। अभिमान किस चीज पे? अपनी योग्यता पे। हाँ, लेकिन बस ये रहे कि उस अभिमान के चक्कर में किसी का अनादर ना हो। अनादर किसी का नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी का अनादर कर देंगे तो फिर ये भी दिखेगा कि ये आप जो है वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। अनादर करने से बचना चाहिए, है ना। मतभिन्नता हो तो अलग हो जाना चाहिए, है ना। अलग होना ज्यादा अच्छा विकल्प है कि आप किसी का अनादर करें या आप किसी के साथ अर्थहीन बातें करें, गलत तरह के बातें करें। इससे अच्छा है कि आप खुद को आइसोलेट कर ले। खुद को आप आइसोलेट कर लेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा सार्थक सिद्ध होगा। और मैं आप लोगों के लिए स्पेशली करता हूँ कि अगर आप पढ़ रहे हैं, वास्तव में आप अपने एम्बिशन को प्राप्त करना चाहते हैं, हम में से कोई नहीं जानता है कि हम अपने लाइफ में कहाँ जाके स्टेबल करेंगे, ये किसी को नहीं पता है। लेकिन इतना पता है कि हमें काम क्या मिला हुआ है, अभी हमारा क्या काम है, तो उस काम को इतना बेहतरीन तरीके से करेंगे कि वो काम जीवन में हमको जहां भी ले जाएगा वहां पे हम सबसे आगे रहेंगे। ये चीज आपको खुद को समझाना होगा कि अभी हमारा काम, हमको पढ़ने का काम मिला हुआ है, तो हम पढ़ाई इतना तन्मयता से करेंगे कि नौकरी चाहे मेरी जो हो, पहुंचूं मैं चाहे जहां भी, लेकिन मैं जहां भी पहुंचूं वहां जब पंक्ति खड़ी हो तो पंक्ति मेरे बाद शुरू हो, लोग पहले मेरा नाम ले। और ये चीज होगा, और ये होगा आपकी क्वालिटीज, आपके अध्ययन से, कि आप उसको कितना ये करें। और अभी इंफॉर्मेशन के सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास इतने ज्यादा है, इतना ये है कि आप आराम से चीजों को कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत और कोई समस्या आपको नहीं होगा। और सबसे बड़ा चीज है आपका प्रैक्टिस। बरदराज की एक कहानी आपने पढ़ी होगी, बहुत बिहार बोर्ड में बहुत बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था। बहुत वर्ष बाद उसका अर्थ वास्तव में समझ में आया, क्योंकि उस समय तो स्कूल के शिक्षक भी नहीं समझा पाए थे कि वास्तविक अर्थ उसका क्या है। कि करत करत अभ्यास के त जड़ मति होत सुजान, और रसरी आवत जात है त सिल पर परत निशान। जब लगातार अभ्यास करने से, लगातार प्रैक्टिस करने से जड़ मति होत सुजान, जड़ मति मतलब होता है मंद बुद्धि आदमी, जिसका मति ही जड़ हो गया, बहुत कठोर हो गया, उसको कुछ समझ ही नहीं है, तो जड़ मति व्यक्ति भी अगर लगातार अभ्यास करता है तो उसका सुजान होता है, उसका उदय हो जाता है, वो बेहतर बन जाता है। रसरी आवत जात है तो सिल पर पड़त निशान। सिल मतलब होता है पत्थर। तो कहते हैं कि मामूली सी नारियल की रस्सी जो एक बार जोर से खींच दे तो टूट जाए शायद, उस रस्सी से जब जल खींचा जा रहा है और वो लगातार आने जाने के क्रम में उस पत्थर से टकरा रहा है, तो पत्थर पे उसका चिन्ह पड़ गया, यानी पत्थर घिस गया। मामूली सी नारियल की रस्सी ने पत्थर को घिस दिया, तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं। ये सब अभ्यास का है, मतलब कि आपका प्रैक्टिस का है, कि आप, इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस सिस्टम, कि आपका प्रैक्टिस जो है वो कितना बेहतर है और किस तरीके का है। जितना अच्छा, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको ये होगा। वो चाहे आपकी राइटिंग स्किल की हो,
उसका प्रैक्टिस कीजिए, और प्रिलिमिनरी पास करने के लिए क्वेश्चन सेट का प्रैक्टिस कीजिए कि हमको एक सेट पीटी का बनाना है और एक आध क्वेश्चन लिख लेना है रोज। ये आपको रेगुलर करना है। कम से कम जुलाई तक आपको क्वेश्चन लिखना चाहिए। जब जुलाई स्टार्ट हो जाए, जुलाई 1 से स्टार्ट हो जाए, तो मिड जुलाई तक लिखिए। मिड जुलाई के बाद बंद कर दीजिए मेंस का क्वेश्चन लिखना। फिर आपका जो हाफ जुलाई और अगस्त और पूरा का पूरा सितंबर, क्योंकि सितंबर लास्ट में एग्जाम होगा आपका, वो कंप्लीट प्री फोकस रहिए। उस शेड्यूल में रोज एक सेट बनाइए 150 का, टाइमर लगा करके बनाइए, अपने सामने कैलकुलेट करिए, देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। ओएमआर के साथ बनाइए, नहीं कि कुछ पेपर पे रंग रहे हैं। जैसे आपका एग्जाम होगा वैसे करिए। क्वेश्चन भी सॉल्व करिए उसी टाइम में जिस टाइम में आपका एग्जाम होगा। आप शेड्यूल रखिए कि 12 से 2 के बीच में आप सेट लगाएंगे। आप जो सेट प्रैक्टिस करेंगे वो 12 से 2 के बीच में, क्योंकि आपका एग्जाम का शेड्यूल यही है 12 से 2। अगर 1 से 1.5 महीने तक आपने 12 से 2 में सेट लगा दिए, मैं आपको कहता हूं कि आपको पीटी पास करने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। आपको पीटी पास करने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप लगातार आंसर लिख रहे हैं तो आपको मेंस पास करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि कहा जाता है, और बहुत सारे जो हम मतलब जो पीसीएस के अंदर में मेंस एस्पिरेंट हैं, जो मेंस पास करते हैं, फाइनली सेलेक्ट होते हैं, उन्हें कहा कि सर हम लोग लिखते गए और एक प्रैक्टिस का नतीजा ये रहा कि एग्जाम हॉल में हमें नहीं पता कि हम क्या लिख रहे हैं, लेकिन हमारा पेन चल रहा है जी। और पेन चलने का नतीजा ये हुआ कि हम अच्छे नंबर से मेंस पास कर गए। ये होता है प्रैक्टिस का रिजल्ट। उतना टाइम आपके पास थोड़ी ना है कि आप सोचिएगा तब लिखिएगा, फिर तो टाइम ही खत्म हो जाएगा। एग्जाम से पहले प्रैक्टिस इतना होना चाहिए कि आपके दिमाग में आपका कलम जानता हो कि शॉर्ट क्वेश्चन कितना देर में लिखना है, अब लॉन्ग क्वेश्चन कितना देर में लिखना है। यह प्रैक्टिस से होना चाहिए, मोस्ट ऑफ द टाइम प्रैक्टिस। 3 घंटे का मेंस का एग्जाम अगर है तो आपका घर में आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि 5 घंटा लगातार आप कलम चलाए और आपके हाथ में दर्द तक ना अनुभव हो। यह होती है मेंस की तैयारी। ये एक आध दो क्वेश्चन से मेंस नहीं निकलता जी। कि आप अपने घर में 5 घंटा लगातार लिख लिए, आप फिर भी करे कोई बात नहीं, लाओ अगर है तो 2 क्वेश्चन और लिख देते हैं। अगर इस लेवल पे आप पहुंच गए, मैं कहता हूं कि कंटेंट का कोई मतलब नहीं है। अगर आप इस लेवल पे पहुंच गए कि आप 5 घंटा लिख रहे हैं और आपके हाथ में दर्द नहीं है, कंटेंट भगवान भरोसे है, फिर भी मेंस पास करने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि मेंस में अनसक्सेस होने का सबसे बड़ा रीजन अगर आप पूछिएगा, जो पास नहीं करता है और जो पास करता है, इसमें एक ही अंतर है। जो पास नहीं करता है उसका क्वेश्चन छूट गया, और जो पास किया वो सब लिख के आया। जो पास किया हुए के बाद कहेगा सर हम लिख दिए थे सब, और जो नहीं पास तुम कहा नहीं पास किया सर हमारा 2 गो छूट गया था। हो गया, क्वेश्चन छोड़ के आ गए, रिजल्ट छोड़ के आ गए। क्वेश्चन लिख के आ गए, रिजल्ट लिख के आ गए, कि रिजल्ट आपका मेंस में आने वाला है जी। ये दोनों जगह चलता है, यूपीएससी के अंदर में भी, पीसीएस के अंदर में भी। जितना बार आप आंसर लिखेंगे, सारे आंसर्स लिख देंगे, आपके मेंस में आपका रिजल्ट में नाम आ जाएगा। लेकिन अगर आप आंसर छोड़ के आ गए तो आपका नहीं आएगा नाम, चाहे आप 1-2 क्वेश्चन कितना बढ़िया कहानी लिख दी हो। मिसकंसेप्शन क्या होता है कि हम पहला दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा लिख दिए तो हमको खूब मार्क्स दे देगा, थोड़ी ना खूब मार्क्स दे देगा, आपको ठीक ठाक नंबर देते हुए जाएगा। अब वही ठीक ठाक नंबर आपको लास्ट के आंसर में भी मिलेगा। तो आप लिखे रहिएगा तो कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, और कुछ ना कुछ मिल जाएगा तो आराम से वो आपको बैक सपोर्ट देगा, आप पास कर जाइएगा। तो प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ आवर सक्सेस। आप कितना स्टडी कर रहे हैं वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जितना इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं। और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज्यादा आपके अंदर में वो परफेक्शन आ जाएगा। और जब परफेक्शन आ जाएगा तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत और समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी, है ना। तो इसलिए यहां पे इसको ध्यान रखना है और इस सब चीज को समझना है, और अपने प्रति न्याय रहना है, अपने प्रति थोड़ा सा जस्टिकेबल रहना है। दूसरे के प्रति हम रहे ना रहे, स्वयं के प्रति आप जितना ज्यादा जस्टिकेबल रहिएगा उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, उतना ज्यादा आपको जो है सो लाभ होगा, है ना। तो स्वयं के प्रति, दूसरे के प्रति क्या करना है, स्वयं से लॉयल रहना है अपने प्रति, कि हम अपने प्रति अपना जो काम है उसमें हम लॉयलिटी से काम करेंगे, हमको जो अच्छा लगता है उसके हिसाब से करेंगे, और वही चीज आपको आपके लाइफ में आपको आगे लेकर के जाता है। तो इस चीज को जो है सो ध्यान रखना है, प्रैक्टिस को ठीक से करना है,
है ना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मुताबिक, देखिए ये अपना करामात कर रही है, देख रहे घूम रहे ना, ये अपना करामात, चलो बढ़िया, तुम भी करो भाई अपना काम, है ना। तो यहां पर जो है इस तरह की स्थिति है। तो आपको अपना जो प्रीवियस ईयर है, और ज्यादा प्रीवियस ईयर पे आपको रिसर्च नहीं करना है, 68वीं 69वीं 2 साल का पेपर मेंस का, 2 साल का पेपर पीटी का, इन्हीं 2 साल पे आपको रिसर्च करके अपना ठीक ठाक तरीके से अपने सेट्स को बनाना है, अपने नॉलेज को इन्हांस करना है, और इन्हांस करके आपको प्रैक्टिस करनी है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। आप जितना कर लेंगे उतना आपके लिए जो है सो बेहतर हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इस पे काम करिएगा, ठीक है, इसको आगे बढ़ाइएगा, है ना। हाई कोर्ट में अभी स्टार्ट नहीं करता हूं, ठीक है, क्योंकि है ना राज्य सरकार आपका कंप्लीट है, ठीक है। तो यहां तक इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, और ठीक